हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस। ये वीडियो प्लेसमेंट रिलेटेड है। और अगर तुम्हारा वो भी है, क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे कॉलेज एग्जाम्स है तो भी तुम एक एक दिन पहले अगर तुम्हें पूरा पूरा रिवाइज करना है तो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये प्लेसमेंट के रिलेटेड है, ठीक है। तो डीबीएमएस में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि डेटा होता क्या है जिसके ऊपर हम काम पूरा डीबीएमएस रिलेटेड है। तो डेटा होता है एनी रो फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा। हमारे आजू बाजू कोई भी डेटा, हमारे पास कुछ भी प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं डेटा। कोई भी रो फैक्ट्स फिगर, कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर आता है इंफॉर्मेशन। ये होता है एनी यूजफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस होता क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट कोर्स रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इन डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में, डेटाबेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। अब डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमने अभी डेटाबेस के बारे में पढ़ा, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ स्टोरिंग रिलेटेड डेटा। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स us create, maintain, update and manage डेटाबेस एफिशिएंटली, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है? वो टेबुलर फॉर्म में डेटा को, रिलेटेड डेटा को स्टोर करना एक स्ट्रक्चर्ड वे में, और उसी पे अगर काम करना है तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। तो अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्यों यूज करते हैं? हम डायरेक्टली फाइल में क्यों नहीं स्टोर कर सकते जैसे एक्सेल वगैरह में? तो प्रॉब्लम विद फाइल सिस्टम क्या है? प्रॉब्लम विद फाइल सिस्टम कि भाई, एक तो डेटा रिडंडेंसी आ जाएगी। मतलब एक ही डेटा को मल्टीपल टाइम स्टोर किया जाता है, जा सकता है अगर स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है तो। सेम डेटा मल्टीपल टाइम, ये है डेटा रिडंडेंसी। एक्सेस करोगे तो कैसे करोगे भाई? डिफिकल्टी आ जाएगी इन एक्सेसिंग डेटा। अगर रैंडमली पड़ा है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम आएगी। डेटा आइसोलेशन, मतलब जो डेटा पड़ा है उसको कंबाइन करके हम स्टडी नहीं कर सकते। डेटा इज हार्ड टू कंबाइन। और अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच, अब हम अप्रोच डेटाबेस की यूज कर रहे हैं उसका देख लेते हैं। तो डेटाबेस अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? भाई डेटाबेस अप्रोच में डेटा इंडिपेंडेंस, यानी अगर हम चेंजिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर डजंट अफेक्ट एग्जिस्टिंग डेटा, अगर हम एक फॉर्म ऑफ डीबीएमएस से दूसरे फॉर्म ऑफ डीबीएमएस में लेके जा रहे हैं, तो ये उसकी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स की, डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये भाई रिडंडेंसी भी रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस रिडंडेंसी मतलब सेम डेटा को हमें बार बार स्टोर नहीं करना पड़ेगा, तो मेमोरी बचेगी। कंकरेंसी, कंकरेंसी क्या होता है? जब
मल्टीपल चीजें एक साथ काम कर सकती है यहाँ पे, मतलब मल्टीपल चीजें एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है। और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। डेटाबेस हमें क्या, एक तो रिड्यूस रिडंडेंसी, कंकरेंसी पैदा करता है, सिक्योरिटी देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंसेस और स्कीमा की। इंस्टेंसेस क्या है? एक्चुअल डेटा प्रेजेंट इन पर्टिकुलर टेबल। एक टेबल है, उसके अंदर इस टाइम पे डेटा क्या पड़ा है, जैसे लेट्स से ये है, तो इसमें नेम वगैरह, चेतन, मनो जो भी है इस टाइम पे डेटा पड़ा है, इसको बोलते हैं इंस्टेंस। लेकिन इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ये जो 3:4 का कॉलम है, एल से जो भी है, उसको बोलेंगे स्कीमा। स्कीमा होता है अ डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ डेटाबेस। ठीक है। इंस्टेंस और स्कीमा समझ आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई दी थी, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की भाई सेम डेटा बार बार डालना नहीं पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और कंकरेंसी भी प्रोवाइड करता है। कंकरेंसी क्या होता है? कि भाई बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर सकती है। जैसे हम बहुत सारे पैरेलली बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, सब। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओलैप वर्सेस ओएलटीपी डेटाबेसेस। ये दो तरीके के डेटाबेसेस हैं, ओलैप वर्सेस। ठीक है। ओलैप क्या होता है? ओलैप यानी ये वो डेटाबेसेस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ओलैप ऑनलाइन एनालिटिकल डेटाबेसेस, यानी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। यानी ओलैप क्या है? ऑनलाइन एनालिटिक डेटाबेस। हमारे पास कुछ डेटाबेसेस प्रेजेंट है जिनको हम स्टडी करेंगे, उनकी डेटा माइनिंग करेंगे। किस चीज के लिए? चेक करने के लिए कि भाई आगे फ्यूचर ट्रेंड्स एक्सपेक्ट करने के लिए क्या हो सकता है, स्टॉक्स को पढ़ने के लिए भाई पुराने डेटा से ये वो आगे जाएगा, मतलब स्टॉक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और बहुत सारी चीजें कि भाई कंपनी जिस कंडीशन में अभी है वो पुराने टाइम पे डेटा से कैसे जा रही थी, रिलेटिव डेटा। ठीक है। और ओएलटीपी क्या है? ये है कुछ नहीं बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ये है डेली ट्रांजेक्शन को करता है वो पुराने डेटा को, और ये ऑन टाइम। ठीक है। रियल टाइम डेटा वो तो हैंडल्स डेली ट्रांजेक्शंस एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। ये दो तरीके के डेटाबेस है, एक पुराने डेटाबेस ओएलएपी होता है पुराने डेटा को एनालाइज करने के लिए, माइन करने के लिए, और ये नए डेटा को यूज करने के लिए। ठीक है। यानी नए ट्रांजेक्शन्स को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए ओएलटीपी। अब एक टर्म आता है डीपीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कौन होता है ये? इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, सेक्योरिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस। डेटाबेस को जो मेंटेन करता है, मैनेज करता है, सिक्योर करता है, मेंटेनिंग टू एंश्योर स्मूथ रनिंग, उसको बोलते हैं डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो डेटा को मैनेज करता है, सिक्योर करता है, मेंटेन करता है, ताकि वो स्मूथ रनिंग के लिए काम आए। डेटा वेयर हाउसिंग, एक और टर्म आ गया। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? ये एक सेंट्रलाइज्ड
स्टोरेज सिस्टम। सिस्टम वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिक डेटा इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर्ड वे टू सपोर्ट एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये एक पर्सन है जो क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि स्मूथ रनिंग हो। क्या क्या करेगा? मैनेज करेगा डेटाबेस को, ये डेटाबेस को सिक्योर करेगा, डेटाबेस को क्या बोलते हैं, मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है। अब आता है डेटा वेयर हाउसिंग। अब जितना भी हिस्टोरिक डेटा था उसको हम क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउस के अंदर सेंटर में आके सारे के सारे को स्टोर कर देते हैं, ताकि उसको हम इन स्ट्रक्चर्ड वे में एनालाइज कर सके, ये सब कर सके। अब आता है डेटा माइनिंग। अब चूंकि डेटा वेयर हाउस में हमने सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में डाल दिया है, तो अब इसको वो भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो डेटा माइनिंग क्या होता है? उसको रीड करने का, तो प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न, रिलेशनशिप्स, एक दूसरे से कैसे डेटा रिलेटेड है, एंड यूजफुल इंसाइट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है। डेटा माइनिंग आ गया। अब डेटा साइंस क्या होता है? फील्ड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम डेटा यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, एल्गोरिदम्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड से हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको पढ़ाई के लिए आगे यूज करेंगे कि भाई क्या मीनिंगफुल इंसाइट्स निकलते हैं। अब आता है ईआर मॉडल। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है जिससे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और उसको बहुत ही इजी तरीके से हम डेटाबेस के अंदर पिरो लेते हैं। तो इट इज अ विजुअल वे टू डिजाइन डेटाबेस। इसको कोई आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ सकता है, फ्रॉम रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ठीक है। इट इज अ विजुअल वे टू डिजाइन डेटाबेस फ्रॉम रियल वर्ल्ड सिनेरियो। ठीक है। पर्पस एंड यूज देख लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, ये क्या होता है, जो स्क्वायर में होता है वो एंटिटी होती है। एंटिटी यानी एक टेबल है स्टूडेंट। ठीक है। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल के। जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी एक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज एक एट्रीब्यूट हो गया। ये जो सर्कल में है वो एट्रीब्यूट्स है। लेट्स से ये हो गया समथिंग समथिंग, ऐसे चार पांच एंटिटीज है। ये है एंटिटी, सॉरी, और ये चार पांच एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे एक आता है रिलेशन। स्टूडेंट स्टडीज फ्रॉम एक रिलेशन है कि किसी से स्टडी करता है। किससे स्टडी करता है? टीचर से। टीचर भी एक एंटिटी यानी एक टेबल है। ये दोनों रिलेटेड है स्टूडेंट्स फ्रॉम से। ठीक है। ये हो गया रिलेशन। तो ये होता है एंटिटी। ये जैसे एंटिटी है ये, एंटिटी रिलेशन टेबल। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है इसके? ऐसा एक ये ईआर मॉडल है। ऐसे हम पूरे बहुत बड़ा ग्राफ बना सकते हैं। तो देखते हैं। ठीक है। एंटिटी रिलेशन मतलब एक टेबल एंटिटी हो जाती है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ कुछ, और वो रिलेटेड होती है किसी और टेबल से। तो अब बेनिफिट्स क्या है इसके?
बेनिफिट्स ऑफ ईआर मॉडल: easy to understand as it uses simple diagram, removes confusion, suitable for non-technical यूजर ऑल्सो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट क्या होते हैं। सबसे पहले होता है, हम एट्रीब्यूट मैंने बताया वो सर्कुलर में, जैसे ये स्टूडेंट था तो इसके जो जो कॉलम्स होंगे एक टेबल के वो सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। एक होता है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो सिंपल सर्कल में होता है, ठीक है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, जैसे कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, इट हैज ओनली वन वैल्यू एंड इट इज यूनिक। जैसे कि राम है, तो उसका एक आधार कार्ड होगा ना, या आधार नंबर होगा, वो एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। अब होता है एक मल्टी वैल्यूड, जो होता है एट्रीब्यूट्स हैविंग मल्टीपल वैल्यूज। एक आदमी के पास दो फोन नंबर हो सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मल्टी वैल्यूड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी मल्टीपल वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स डिवाइडेड इन मोर एट्रीब्यूट। जैसे कि एक आदमी है, एक आदमी है जिसका कोई नेम एट्रीब्यूट है, तो नेम में भी फर्स्ट नेम का एक कॉलम हो सकता है और लास्ट नेम का एक कॉलम हो सकता है। तो ये है कंपोजिट। इन जो दो कॉलम एक से बन रहे हैं, नेम से दो कॉलम और बन रहे हैं। अब हो गया स्टोर्ड एंड डिराइव्ड, दो तरीके के होते हैं। एक हो सकता है स्टोर्ड एंड डिराइव एट्रीब्यूट। स्टोर्ड डिराइव्ड, स्टोर्ड क्या है, लेट्स से हमारा स्टूडेंट है, इसकी एक डेट ऑफ बर्थ होगी। अब चूंकि एज तो बार बार वेरी कर सकती है, तो वो सॉरी, वो हम डिराइव कर लेंगे। वो डिराइव्ड को ऐसे 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 दिखाते हैं, डिराइव्ड यानी एज जो है वो हर बार चेंज हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ से अपने आप कैलकुलेट होके, ठीक है। कोड एंड डिराइव्ड आ गया। अब डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है, रिलेशनशिप से कितने निकल रहे हैं। जैसे जैसे सब्जेक्ट है और टीचर है, एंटिटीज है दोनों, और एक एंटिटी है मैनर्स। तो ये ऐसा कह सकते हैं, टीचर टीचर्स, मैनर्स और सब्जेक्ट। तो इससे तीन चीजें निकल रही है, यानी ये हो गया 3 डिग्री। ये होता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स। और स्ट्रक्चर्ड कंस्ट्रेंट क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। अब रिलेशनशिप क्या हो सकता है, वन टू मैनी हो सकता है, वन टू मैनी, यानी टीचर टीचर्स स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वन टू मैनी। और क्या हो सकता है, मैनी टू वन हो सकता है, मैनी टू मैनी, या हो सकता है वन टू वन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज, स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी। अब जो एंटिटीज होती है उसमें भी दो तरीके की एंटिटी, स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी। जिसके पास अपना, जिस एंटिटी के पास अपना प्राइम एट्रीब्यूट हो, जैसे ये रहा लोन नंबर, ऑफिसर है इसका लोन नंबर है, ठीक है।
ये वैसे सबका यूनिक होता है, तो प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यहीं पे एक एंटिटी हो सकती है, वीक एंटिटी को ऐसे दिखाते हैं डबल से। इसके पास क्या है, लेट्स से कुछ और है, इसके पास प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं, डेट है, समथिंग समथिंग है। तो जिसके पास प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है वो एंटिटी हो जाती है वीक एंटिटी, और उसको डबल स्क्वायर से दिखाते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो एडवांटेज तो मैंने बता दिया भाई, ईआर डायग्राम से तुम डेटाबेस इजीली बना सकते हो, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट, लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉर, तुम छोटा भी कुछ बनाओगे ना स्मॉल प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, तो भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है कि भाई इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है। लिमिटेड कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंटेशन, अगर तुम्हें कंस्ट्रेंट से रिप्रेजेंट करना है तो तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट कम कम होंगे बहुत सारे, क्योंकि वो सब कनेक्ट नहीं हो पाएंगे ईआर डायग्राम से इजीली। और कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, हर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरडीबीएमएस की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मतलब जो डेटा रिलेटेड है उसकी स्टडी, स्टडी ऑफ रिलेटेड डेटाबेसेस, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ टर्मिनोलॉजीज की, रोज, टपल्स या रिकॉर्ड्स, ये सब एक ही नाम है, रो के नाम है। रोज को ये बोल सकते हैं हम, और कॉलम को क्या बोल, और इसमें ही कार्डिनैलिटी क्या होता है, जैसे कार्डिनैलिटी 4 है, मतलब नंबर ऑफ रोज। अब इसके अंदर ही आ जाता है डोमेन, फील्ड या कॉलम, ये सब कॉलम के नाम है। और आर्ट्री, आरईटी, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, आरईटी, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज होती है रिलेशनल टेबल की, जो टेबल्स है हमारे पास जिसमें डेटा रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है टेबल्स की? सेल्स जो होंगे कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू, यानी एक सेल के अंदर, ये इलेस टेबल है तो इस एक सेल के अंदर दो वैल्यू नहीं हो सकती कि भाई एज भी आ गई 26 या, और नाम भी आ गया, ये नहीं हो सकता। एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी, एक कॉलम के अंदर वैल्यू इन अ कॉलम शुड बी सेम, यानी टाइप ऑफ वैल्यू लिख सकते हैं हम, टाइप ऑफ वैल्यू, यानी अगर एक कॉलम है तो उसके अंदर एज ही आएगी, तो दूसरा तरीका का नहीं आ सकता कि भाई एक ही कॉलम में तुमने एज भी लिख दिया और नेम भी लिख दिया, ये कॉलम है से एज नाम का, अब इसमें तुम नेम थोड़ी भर सकते हो, तो ये भी ठीक है। ईच रो इज यूनिक, कोई भी दो रो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब एंटायर रो, चलो एक मतलब एक सेकंड बताता हूँ। लेट्स सपोज ये दो रो है, ठीक है, इनमें ऐसा कुछ रोज है, दोनों ये रो है ये रो है, जैसे एक वैल्यू सेम हो गई, दो वैल्यू, लेकिन पूरा एंटायर रो सेम नहीं होना चाहिए। नो टू टेबल्स कैन हैव सेम नेम, दो टेबल है तो दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता। नो टू टेबल शुड हैव सेम नेम, और ईच कॉलम ऑल्सो हैव हिज यूनिक नेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, प्रॉब्लम क्या आती है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर वो पढ़ते हैं। होता क्या है,
लेट्स सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ। ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये एज है, ये बी आर अंडर स्कोर कोड है, बी आर अंडर स्कोर नेम है, बी आर अंडर स्कोर एच ओ डी अंडर स्कोर नेम है। लेट्स सपोज नाम है ए बी सी डी, एज है 19 18 20 20, लेट्स से 101 101 101 2 102, लेट्स से सी एस सी एस, ब्रांच नेम है सी एस सी एस, और ये है ईसीई, ए बी सी ए बी सी ए बी सी पी क्यू आर। अब अगर हम देखें इस डेटाबेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे पहली प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है इंसर्शन एनोमली। एनोमलीज, ठीक है। अगर तुम्हें लेट्स से तुम्हारे इस टेबल के अंदर या तुम्हारी कॉलेज के अंदर एक ब्रांच है जिसका नाम है, लेट्स से ब्रांच का नाम क्या देते हैं, सिविल सिविल ब्रांच है, ठीक है। तो तुम सिविल का, लेकिन सिविल में कोई बच्चा नहीं है, लेकिन तुम्हें वो स्टोर तो कराना पड़ेगा ना टेबल में, क्योंकि वो ब्रांच एग्जिस्ट करती है। तो जब तुम यहाँ पे ब्रांच, तुम बिना किसी बच्चे के इस ब्रांच में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है, तुम्हारे पास रोल नंबर नेम एज नहीं है, तो तुम उसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्शन एनोमली। दूसरा क्या है, तो पहले इंसर्शन एनोमली की डेफिनेशन देखना, एन इंडिपेंडेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू अ रिलेशन अनलेस a useless irrelevant info must be inserted together। हमें एक हमें ये कुछ ना कुछ यहाँ पे डालना ही पड़ेगा रोल नंबर नेम और एज में, अगर हमें ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और ब्रांच एचओडी डालना है। हालांकि हमारे पास ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और ब्रांच एचओडी तो है, लेकिन हमें इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, चाहे वो नल ही पुट करनी पड़े, तो इंसर्शन एनोमली आएगी। दूसरी आती है मॉडिफिकेशन एनोमली। लेट्स से तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या करना है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, ठीक है। अब वो लेट्स से तुम्हें चेंज करना है, एचओडी चेंज हो गया यहाँ का, एबीसी से चेंज होके सीडीई हो गया, तो तुम्हें एक जगह से नहीं मल्टीपल जगह से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से मतलब टाइम वेस्ट होगा, ओवरहेड जनरेट होगा कि भाई तुम्हें हर जगह जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। द अपडेट ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट अकर एट मल्टीपल लोकेशन। एक जगह से नहीं बहुत जगह से चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी एक एनोमली है, ये भी एक प्रॉब्लम है। पहली क्या थी, इंसर्शन प्रॉब्लम थी कि भाई हमें इंसर्ट तो करना है, लेकिन पूरी टेबल में कुछ इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी ऐड करनी पड़ेगी। दूसरी थी मॉडिफिकेशन, एक जगह से मॉडिफाई नहीं पूरी जगह से मॉडिफाई करना, क्योंकि वो बहुत जगह एग्जिस्ट करती है। और तीसरी क्या है, डिलीशन एनोमली। अगर तुम्हें डिलीट करना है, लेट्स से तुम्हारा ईसी जो है वो ब्रांच खत्म हो गई है, नहीं नहीं ब्रांच नहीं, ब्रांच तो है। लेट्स से तुम्हारे पास जो रोल नंबर 4 था वो कॉलेज छोड़ के चले गया है, तो ये जो फोर्थ यहाँ से रिमूव होगा, उसके कारण क्या होगा, तुम्हारी पूरी की पूरी ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी निकल जाएगी। तो ये है डिलीशन एनोमली, डिलीशन ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली रिमूव्स अदर इंफॉर्मेशन। और ये तीनों एनोमली आ क्यों रही है, क्योंकि हमारे पास हो रही है डेटा रिडंडेंसी। एक सेम डेटा मल्टी, ये देखो एक सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो ये तीन चीजें एनोमलीज आ रही है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मलाइजेशन। समझ आया नॉर्मलाइजेशन क्यों आया? टू रिमूव दिस एनोमलीज वी यूज डिवाइडेशन ऑफ टेबल, और उसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। डिवाइडिंग
टेबल्स into सब टेबल्स is called normalization. To remove redundancy and other anomalies. आई होप तुमको समझ आ गया, आना भी चाहिए। तो अब हम अगर नॉर्मलाइजेशन के अंदर घुस ही रहे हैं तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होते हैं। ठीक है। अल्फा बीटा लेस से बीटा जो है वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, यानी हम हमें अगर अल्फा पता है तो हम बीटा की यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा कैन यूनिकली आइडेंटिफाई बीटा, यानी लेट्स से हर यूनिक अल्फा के ऊपर यूनिक बीटा होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे है 3 3 6 7 8। तो हर अल्फा के ऊपर एक यूनिक बीटा आएगा। 1 के ऊपर 3 आ रहा है तो लेट्स से अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 आ गया। तो डिपेंडेंसी मतलब अल्फा के ऊपर 1 के ऊपर हमेशा वैल्यू 3 ही आएगी, वो यूनिकली आइडेंटिफाई, ऐसा नहीं होगा कि 1 के ऊपर 5 वैल्यू भी आ रही है, नहीं। सो अल्फा कैन यूनिकली आइडेंटिफाई बीटा, ये होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम क्लोजर ऑफ ऑन एट्रीब्यूट सेट देखते हैं क्या होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ आ गई, अल्फा गोज टू बीटा। ये अगर अल्फा गोज टू बीटा इसका मतलब क्या है, अल्फा यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले रहा है बीटा को, तो वो हो गई डिपेंडेंसी। अब हम देखते हैं क्लोजर ऑन एट्रीब्यूट सेट। तो लेट्स से हमें दिया है एक रिलेशन ए बी सी और डी के ऊपर, ठीक है, और ये रिलेशनशिप कैसा है, ए गोज टू बी, बी गोज टू सी और ए बी गोज टू डी। तो हम ए प्लस निकालते, ए क्लोजर निकालते हैं। तो ये क्या होगा, ए को तो आइडेंटिफाई कर लेगा, ए बी को आइडेंटिफाई कर ले रहा है, और ए बी में बी सी को आइडेंटिफाई कर ले रहा है, और ये जो ए बी है ए डी को आइडेंटिफाई कर ले रहा है। यानी ए पूरे ए बी सी डी को आइडेंटिफाई कर ले रहा है, यानी ए क्या हो गया, ए प्लस इज अ सुपर की, और ए प्लस इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की। बताता हूँ, दोनों अलग अलग चीजें भी होती है, लेकिन इसमें जो यूनिकली मतलब जो अकेला या फिर मिलके भी पूरे सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता हो, उसको बोलते हैं सुपर की। ठीक है। अभी इसके कॉन्सेप्ट में आऊंगा, पहले ये एट्रीब्यूट सेट सीख लेते हैं, आर ए बी सी डी ई। इसके अंदर हम देखते हैं ए गोज टू बी सी एंड सी डी गोज टू ई एंड बी गोज टू डी एंड ई गोज टू ए। तो बी क्लोजर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बी खुद को आइडेंटिफाई कर लेगा, डी को आइडेंटिफाई कर लेगा, है ना, मतलब बी डी को आइडेंटिफाई कर रहा है, और डी जो है वो ई को आइडेंटिफाई कर रहा है, और ई ए को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन सी को नहीं कर पा रहा है। तो ये एक सुपर की नहीं है, सुपर की मतलब जो सबको आइडेंटिफाई कर ले, उस वो यूनिकली सबको आइडेंटिफाई कर ले, ऐसा है नहीं। की बात करते हैं तो की क्या होता है, जो हमने ए प्लस देखा था ना, जो सबको आइडेंटिफाई कर रहा था ए बी सी डी को, वही की था। की और सुपर, सुपर की बोल दो या की बोल दो, की कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रो, पूरे रो को वो अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे तो वो रो है। अब हम बात करते हैं आर ए बी सी डी एल एच से। ए लेट्स सपोज बी को आइडेंटिफाई कर रहा है, सी को आइडेंटिफाई कर रहा है, डी को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ए क्या हुआ, ए की हुई ए बी सी डी, वहीं पे आर लेट्स से ए है बी है सी है डी है, और यहाँ पे लेट्स सपोज बी और सी जो मिलके डी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो बी और सी का क्लोजर क्या होगा,
बी सी खुद तो होगा और एक डी भी होगा, इन नॉट द की, क्योंकि ये सबको एक को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो एक बच जा रहा है। तो की कैन ओनली बी दैट एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल कॉलम, ठीक है, ये आ गया। की बोल दो या सुपर की बोल दो। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। आर गोज टू ए और बी आइडेंटिफाई कर रहे हैं सी और डी की को, और लेट्स से ए अलोन आइडेंटिफाई कर रहा है बी को, सी को और डी को। तो अगर हम देखें ए बी क्लोजर क्या होगा, ए बी क्लोजर, ए बी को तो आइडेंटिफाई कर रहा है, सी को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, डी को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन अगर हम ए क्लोजर की बात करें, ए अकेले की, तो ए बी सी डी को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों सुपर की है, क्योंकि दोनों पूरे को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, सारे रोज को। लेकिन ए प्लस इज अ कैंडिडेट की ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ए प्लस इज अ सबसेट ऑफ सुपर की, ए बी प्लस, तो कैंडिडेट की है। हमने क्या देखा, ए बी प्लस और ए प्लस दोनों यूक्लिड आइडेंटिफाई करे तो सुपर की तो दोनों है, लेकिन ए प्लस कैंडिडेट की भी है क्योंकि वो सबसेट ऑफ अ सुपर की है। सो व्हेन द सबसेट ऑफ सुपर की कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल एट्रीब्यूट, इट इज अ कैंडिडेट की। समझ आ गया? इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं। आर ए बी सी डी है, ए लेट्स से आइडेंटिफाई कर रहा है बी को, सी को, डी को, और लेट्स से सी डी मिलके आइडेंटिफाई कर रहे हैं बी को और ए को। तो एक तो सी डी क्लोजर हमारे पास सुपर की आ गया, क्योंकि वो सी डी ए बी पूरे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और एक ए प्लस भी हमारे पास वो आ गया, तो ए बी सी डी को आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन इधर कोई भी कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि सी डी का अगर हम सबसेट लेंगे तो सी और डी आएगा, जो कि यूनिकली सबको आइडेंटिफाई नहीं करते, तो ये दोनों बस सुपर की है, कैंडिडेट की इधर कोई नहीं है सुपर की। ठीक है, तो एक ग्राफ, एक डायग्राम दिखाता हूँ तुम्हें। अरे यार हट जा भाई। हम्म, ये देखो, ये है प्राइमरी की, ये है कैंडिडेट की, ये है सुपर की। मतलब सुपर की बहुत सारी, मतलब बड़ी होती है, उसके अंदर आता है कैंडिडेट की, और उसके अंदर आता है प्राइमरी की। अब हम बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। अब it is a column or a group of column in a relational database table that refers primary key of another table। एक टेबल है, एक टेबल है, इसमें लेट्स से कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, लेट्स से ये इसकी प्राइमरी की है। तो अगर ये इसके प्राइमरी की से रिलेटेड है, मतलब दोनों सेम है, तो ये हो गई फॉरेन की। ठीक है, इट इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ रिलेशनल नेटवर्क दैट रिफर्स प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, अब हमने ये सब क्यों पढ़ा? हमने पढ़ा ताकि हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ सके। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है भाई, बताया, टू रिड्यूस रिडंडेंसी, एनोमलीज रिमूव करने के लिए हमने नॉर्मलाइजेशन सीखना है, उसके लिए हमें ताकि हम डेटा रिड्यूस कर सकें, टू रिड्यूस रिडंडेंसी। So it is normalization. It is a structured process to used in database to minimize redundancy and avoid data inconsistency. So इसकी definition क्या है? It is a structured process to minimize redundancy and avoid data inconsistency।
अब अगर हम बात करें, ये रहा देखो, पहले से ये है 1 NF, पहले हम पढ़ेंगे 1 NF, जिसमें हम ज्यादा रिडंडेंसी रिमूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 NF जो होगा, उसमें हम काफी रिडंडेंसी निकाल देंगे, मतलब रिड्यूस कर देंगे। तो 2 NF क्या होता है, 2 NF अगर होना है तो उसके अंदर 2 NF और प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी, पढ़ेंगे क्या होता है। फिर आता है हमारे पास 3 NF, उसमें क्या होता है, वो 3 NF होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और फिर आता है हमारे पास BCNF। अब हम पढ़ते हैं ये सब क्या है। पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें लाना है, तो कंडीशंस क्या क्या है, ईच रो मस्ट बी यूनिक, ईच सेल शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यू। एक सेल जो है, ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर दो वैल्यूज प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर होंगी तो हम क्या करेंगे, उसको दो में डिवाइड कर देंगे टेबल को, दिस प्लस दिस, ठीक है। बस इतना ही था। और टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ना है तो हम पहले क्या पढ़ लेते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है। अगर अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी पढ़ते हैं, जो कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे मेन चीज है। लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक रिलेशन है A B C एंड D। तो बोला है कि ए और बी मिलके डी को आइडेंटिफाई कर रहा है, और बी अकेला सी को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ए बी क्या हो गया, ए बी क्लोजर अगर हम देखें तो वो सुपर की और कैंडिडेट की हुआ कि नहीं हुआ। ए बी प्लस देखें तो हो गया ए बी डी को और सी को। हाँ भाई, ये तो क्या बोलते हैं, है वो, क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की है। तो अगर हम देखें, बी जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है सी को। तो व्हेन, हालांकि करना ए बी दोनों को चाहिए था, पर यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है कि भाई ए बी मिलके तो डी को आइडेंटिफाई करे, लेकिन बी अकेला सी को आइडेंटिफाई करता। व्हेन अ प्राइम एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी ये जो बी सी को, ये प्राइम है और ये नॉन प्राइम है। तो जब भी एक प्राइम नॉन प्राइम को एट्रीब्यूट, प्राइम क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ अ कैंडिडेट की, तो बी क्या है, कैंडिडेट की का सबसेट है, और वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का। तो एक बार वापस डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ प्राइम एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाइज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। होप समझ आ गया होगा। अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है, अब पढ़ पाएंगे हम सेकेंड।
इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है टेबल शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी। भाई कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। करेंगे तो मिलके कर रहे हैं तो चलेगा, कैंडिडेट की पूरे को कर रही है जैसे ए बी सी डी, ए बी मिलके डी को कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बी अकेला कैसे कर ले रहा है सी को? ठीक है। अगर आप थ्री एन एफ की बात करें तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, थ्री एन एफ पढ़ने के लिए पहले ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पढ़ लेते हैं। लेट्स से रिलेशन है ए बी और सी का, और लेट्स सपोज ए बी पे डिपेंड कर रहा है और बी सी पे डिपेंड कर रहा है। तो ए क्लोजर क्या हुआ? ए क्लोजर हुआ ए बी और बी सी को ले आएगा, क्योंकि ए बी को ले आएगा और बी सी को ले आएगा। अगर बी क्लोजर पढ़े तो बी खाली सी को ला सकता है, यानी ये नहीं है। इसको रिमूव कर देते हैं। अब बात करते हैं ए प्लस जो है वो कैंडिडेट की है, पर चूंकि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट व्हेन बी, जो बी है वो सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो व्हेन है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो अब हमने ये क्यों पढ़ा था कि हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ सके। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए क्या होता है? इट शुड बी इन टू एन एफ प्लस इट शुड नॉट हैव एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, समझ गए। अब हम बात करते हैं लास्ट फॉर्म की, BCNF। इसका फुल फॉर्म होती है बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। इसमें क्या होता है? लेट्स से हमारे पास आर है, ये है ए बी सी, और लेट्स से ए बी मिलके सी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सी बी को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हमारे पास कैंडिडेट की क्या है? ए बी है, क्योंकि ए बी मिलके ए बी सी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ए सी भी है क्योंकि ए बी सी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि सी बी को तो आइडेंटिफाई कर ही रहा है ना। ठीक है। तो हम्म, अच्छा, फॉर एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा गोज टू बीटा, अल्फा शुड बी सुपर की। ये डेफिनेशन है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म की। तो अब देख लो, रिलेशनशिप देख लो ना। ये दोनों सुपर की है। ये है BCN ऑफ बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। अब आया था इंडेक्सिंग पे। ठीक है, इंडेक्सिंग टॉपिक पे आ जाते हैं। बस BCNF का इतना याद रख लो, इट शुड बी इन 3NF प्लस whenever there is a relation alpha goes to beta, alpha should be a super key। इंडेक्सिंग, नीड फॉर इंडेक्सिंग क्या है भाई? इफ
डेटा इज शॉर्टेड, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंडेक्सिंग की जरूरत क्या है, डेटा इज शॉर्टेड। सर्चिंग तो इजी हो जाएगी, बट डिलीशन नहीं नहीं, एडिशन ऑफ डेटा इज हार्ड और टाइम कंज्यूम। इफ डेटा इज अनशॉर्टेड, searching is hard, but deletion is easy। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इंडेक्सिंग, ये चीज समझ आई, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नीड क्या है। अगर डेटा शॉर्टेड होगा तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, शॉर्टेड है तो भाई सर्चिंग तो इजीली हो जा रही है लेकिन डेटा डिलीट करने में हार्ड आ रहा है। अगर अनशॉर्टेड है तो डिलीशन तो हो जा रहा है, मतलब, लेकिन ढूंढना ही मुश्किल है। तो इंडेक्सिंग इज डन टू वर्क ऑन डेटाबेस फास्टली, फास्टली काम कराने के लिए होता है। हम करते क्या है, एक बहुत बड़ा लेट्स से टेबल है हमारे पास, बहुत सारी, है ना। हम क्या करते हैं, ये जो फाइल है टेबल की फाइल, हम एक इंडेक्स टेबल बना लेंगे छोटी सी। इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल है ये जिसमें हम इंडेक्स स्टोर करा लेंगे इधर वाली साइड। कुछ कुछ इंडेक्स स्टोर करा लेंगे, जैसे फर्स्ट इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, टेंथ इंडेक्स, फिफ्टींथ इंडेक्स, ट्वेंटी इंडेक्स। और यहाँ पे पॉइंटर्स होंगे, यहाँ पे होंगे पॉइंटर्स जो पॉइंट करा देंगे फर्स्ट वाली को, सिक्स्थ वाली को, टेंथ वाली को। ठीक है, इससे क्या है, सर्चिंग इजी हो जाएगी। फिर हम ऐसे 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 करके जा सकते हैं। अब हम इसके अंदर पार्ट्स ऑफ सर्चिंग देखते हैं, पहले इंडेक्सिंग के कितने मैप देख लेते हैं कि कौन से तरीके की इंडेक्सिंग। एक तो सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, और दूसरी होती है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। सिंगल लेवल इंडेक्सिंग के अंदर हमारे पास होता है प्राइमरी इंडेक्सिंग और क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग, और ये होता है सेकेंडरी इंडेक्सिंग। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मल्टी लेवल में एक ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट से, सिंपल, बी ट्री, बी स्टार ट्री। अब हम प्राइमरी इंडेक्सिंग पढ़ते हैं। प्राइमरी इंडेक्सिंग, यहाँ पे हमारी जो फाइल है डेटाबेस की मेन फाइल, ऑलवेज sorted अकॉर्डिंग टू प्राइमरी की। इंडेक्सिंग अलोन ऑन प्राइमरी की, बताता हूँ ये सब। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ब्लॉक गेट्स एन एंट्री इन इंडेक्स फाइल। अब हम बात करते हैं, हमारे पास लेट्स से ये हमारी वो है, तो हम इसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे। लेट्स से ये ब्लॉक्स है और इसके ये कुछ कुछ पार्ट्स है, ये इतने इतने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सपोज ब्लॉक्स में डिवाइड किया, ये वन टू थ्री फोर, लेट्स से फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स में डिवाइड करके, ये लेट्स से प्राइमरी की है। अब ये जो हमारी पूरी फाइल होगी ना, मेन फाइल, इसका सारा डेटा शॉर्टेड होगा और ये इंडेक्स फाइल है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स कौन से जाएंगे, ब्लॉक के फर्स्ट वाला इंडेक्स जाएगा तो फर्स्ट जाएगा प्राइमरी की का, और यहाँ पे जाएगा फिफ्थ, गया यहाँ पे, जैसे या नाइन्थ, नाइन्थ चले गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। और ये पॉइंटर्स हैं जो फर्स्ट को पॉइंट करा देगा, फिफ्थ को पॉइंट करा देगा, और ये नाइन्थ को पॉइंट करा देगा। अब यहाँ पे हम सर्च होगा तो ये फर्स्ट से सेकंड पे चले जाएगा, थर्ड पे चले जाएगा, फोर्थ पे चले जाएगा। तो सर्चिंग इजी हो गई। ठीक है,
अब इसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स टेबल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है, जितने ब्लॉक्स हमने डिवाइड करके रखे हैं। अब दूसरी आती है सेकेंडरी इंडेक्सिंग। पहले आती है क्लस्टरिंग इंडेक्स। इसमें क्या होता है, मेन फाइल इज शॉर्टेड बट विल बी ऑर्डर्ड ऑन नॉन की एट्रीब्यूट। यानी पहली में तो हमारा जो क्या बोलते हैं शॉर्टिंग थी वो किस पे थी, प्राइम एट्रीब्यूट पे थी, यानी प्राइमरी की पे थी। अब यहाँ पे लेट्स से हमारे पास ये रहे बहुत सारे ब्लॉक्स, तो ड्राइंग को इग्नोर करना, थोड़ी खराब हो जाती है। लेट्स से हमारे पास एक ही फाइल है, उसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या बोलते हैं, इस बार जो शॉर्टिंग है वो नॉन प्राइम पे, तो वन वन इधर सेम डेटा आ सकता है, वन वन टू, टू 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 टू, थ्री थ्री थ्री, फोर फोर फोर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंडेक्स जो फाइल होगी ना, उसके अंदर हर यूनिक वैल्यू आएगी। तो वन आ गया, अब ये किसको पॉइंट करेगा, वन जहाँ पे सबसे पहले आया है। टू, अब टू किधर पॉइंट करेगा, टू इसी में इसी ब्लॉक के फर्स्ट पे करेगा, क्योंकि इधर टू मिलने वाला है हमें सबसे पहले। आ गया थ्री, थ्री किधर पॉइंट करेगा, जहाँ सबसे पहले मिलेगा थ्री, थ्री यहाँ मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, फोर, फोर हमें जहाँ पे सबसे पहले मिलेगा इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। और यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे कि भाई टू आगे भी तो मिलेगा, या इसको कनेक्ट कर देंगे नीचे से, ताकि सर्चिंग हर ब्लॉक के ऐसे नीचे से। तो नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडेक्स फाइल, इसमें कितनी एंट्री होगी, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट इन इंडेक्स इन मेन फाइल। जितने यूनिक वैल्यूज मेन फाइल में होंगे उतने ही इंडेक्स के अंदर होंगे। अब हम बात कर देते हैं सेकेंडरी इंडेक्सिंग की। सेकेंडरी इंडेक्स के अंदर क्या होता है, यूज्ड व्हेन डेटा इज नॉट सॉर्टेड। इधर क्या होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज इन इंडेक्स फाइल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन मेन फाइल। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू से, लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो है क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग के अंदर इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ स्पार्स एंड ऑल्सो डेंस इंडेक्सिंग। क्यों स्पार्स क्यों है, क्योंकि इधर ना हम जो वैल्यूज डाल रहे हैं वो बहुत ही कम है इंडेक्सिंग के अंदर, जैसे वन टू थ्री फोर, लेकिन इधर वन 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 टू टू वैल्यूज कम है। लेकिन डेंस क्यों है, क्योंकि हम सारी की सारी यूनिक वैल्यूज तो डाल ही रहे हैं, ठीक है, तो स्पार्स और डेंस है। सेकेंडरी इंडेक्स के बारे में पता कर ही लिया हमने, ये कुछ नहीं है, यूज्ड व्हेन डेटा इज नॉट शॉर्टेड, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, देखो बताता हूँ। इसमें हम करते क्या है, हम पूरी की पूरी मेन फाइल जो है, दिखाई देता हूँ। जैसे ये हमारे पास मेन फाइल है, अरे यार, क्या हो रहा है, जैसे ये सपोज मेन फाइल है, लेकिन इधर डेटा जो है अनसॉर्टेड है। हम कुछ नहीं करेंगे, सारे के सारे लेंगे इंडेक्स फाइल, सारा का सारा डेटा आएगा, सारा मतलब कॉलम दो ही रहेंगे, लेकिन एंट्रीज जितने भी किसी एक कॉलम को पकड़ लेंगे, नॉन शॉर्टेड वाले को, उसको शॉर्ट कर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। और वो जैसे लेट्स से यहाँ वन है, ये लेट्स से टू है, यहाँ पे थ्री है। इसमें वो क्या गया, हमने इंडेक्स फाइल को शॉर्ट कर दिया ताकि सर्चिंग में इजी हो, ठीक है। और विड्थ ऑफ इंडेक्स फाइल भी कम है, तो हमें सर्चिंग भी इजीली हो जाएगी, बस यही एडवांटेज है।
अब हम बात करते हैं मल्टी लेवल इंडेक्सिंग की। इसके अंदर क्या हो सकता है, लेट्स से हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक्स है बड़े बड़े, तो हम क्या करेंगे, इनके लिए भी ना हमें, जैसे यहाँ पे 3 इंडेक्स है कि भाई ना, तो हमें लेट्स से इनके लिए भी हर के लिए एक एक इंडेक्स फाइल लग गई, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े थे। और अब हम तीनों इंडेक्स फाइल के लिए भी एक और इंडेक्स फाइल लग गई। तो ये होता है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। ये आउटर इंडेक्सिंग हो गया, ये इनर इंडेक्सिंग हो गया। समझ गए? इतना ही था। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन्स लेट्स से हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, रीड ए को रीड करो, ए इज टू A-10, ए में से 10 वैल्यू घटा दो, फिर राइट करो ए को, फिर रीड करो बी को, और बी में बी 2 डाल दो, और राइट बी कर दो। ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन है कि 10 रुपए ए में से काट के बी में कैसे जा रहे हैं। तो अब एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांजेक्शन के ऊपर? एटॉमिसिटी। ये कहती है कि भाई अगर ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है तो वो एंड पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा एंड हो गया। तो बिफोर, क्या, ट्रांजेक्शन शुड बी परफॉर्म्ड फुल्ली और नॉट इवन स्टार्ट। मतलब मेरे अकाउंट से 50 रुपए कट गए और वो किसी के अकाउंट में गए ही नहीं, तो ये तो बीच में अटक गया ना। या तो मेरे अकाउंट से कटने ही नहीं चाहिए, तो कटने चाहिए तो पूरे जाने चाहिए, हो गया एटॉमिसिटी। कंसिस्टेंसी, ये क्या नया बवाल है? ये होता है एसिड में, सी होता है कंसिस्टेंसी, कि भाई मेरी टेबल जो पहले थी और आफ्टर ट्रांजिशन दोनों, बिफोर ट्रांजिशन, बिफोर ट्रांजेक्शन सॉरी, एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन, माय डेटा शुड बी कंसिस्टेंट। कहीं भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी है। ये होता है कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन मेरा ट्रांजेक्शन होना हो रहा हो ना, वो आइसोलेशन मतलब अकेला होना चाहिए। ट्रांजेक्शन शुड एग्जीक्यूट इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब, अरे यार, लेट्स से 1,000 लोग एक दूसरे को पे कर रहे हैं, लेकिन मेरा ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो अलग से ही होगा ना, भले ही बहुत सारे पैरेलल में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी आता है, चेंजेस मस्ट परसिस्ट इन डेटाबेस। डेटाबेस में चेंजेस होने चाहिए आफ्टर ट्रांजेक्शन, ठीक है, ऐसा नहीं चेंजेस ही नहीं हुए। बस समझ आ गया? इतना ही था भाई, इतना ही था। एटॉमिसिटी यानी ट्रांजिशन या तो शुरू नहीं हुआ, शुरू था पूरा हुआ। कंसिस्टेंसी क्या है? डेटा बिफोर ट्रांजिशन एंड आफ्टर ट्रांजिशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। और आइसोलेशन मतलब बहुत सारे पैरेलल में ट्रांजिशन हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो आइसोलेशन में होना चाहिए। कोई भी ट्रांजिशन शुड अकर इन आइसोलेशन, अकेला। ड्यूरेबिलिटी यानी डेटाबेस में चेंजेस होने चाहिए आफ्टर ट्रांजिशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आई होप आपको प्लेसमेंट में आपका जल्दी प्लेसमेंट लगे और आपकी हेल्प भी हुई।